नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे नाम की गहराइयों में उतर रहे हैं जो प्रतिभा का ही दूसरा नाम है, लियोनार्डो दा विंची। हाँ, सिर्फ एक महान चित्रकार नहीं, बल्कि एक असाधारण आविष्कारक, वैज्ञानिक, इंजीनियर, विचारक, वो सब कुछ जो एक रेनेसा मानव को परिभाषित करता है। बिल्कुल, वो सही मायनों में एक रेनेसा मानव थे। हमारे पास देखिए कई स्रोत हैं, उनकी जीवनियां हैं, मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसे उनके विश्व प्रसिद्ध कामों पर विश्लेषण है। हाँ, कुछ विश्वकोश के अंश और कई दिलचस्प तथ्य भी हैं। तो आज का हमारा मकसद है लियोनार्डो की इस अविश्वसनीय बहुमुखी प्रतिभा के धागों को सुलझाना। क्या चीज उन्हें इतना असाधारण बनाती थी? कैसे उनकी कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हाँ, हम सिर्फ उनकी पेंटिंग्स की सुंदरता तक ही नहीं रुकेंगे। हम उनके वैज्ञानिक दिमाग की उड़ान, उनकी वो कभी न बुझने वाली जिज्ञासा और उनकी स्थायी विरासत, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। और एक मजेदार बात से शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि लियोनार्डो का कोई उपनाम सरनेम था ही नहीं? हाँ, ये बात सही है। दा विंची का मतलब है विंची शहर के लियोनार्डो। अच्छा। उनका जन्म 1452 में फ्लोरेंस के पास विंची शहर में हुआ था। वो एक सम्मानित नोटरी थे, सेर पियरो और कैटरीना नाम की एक किसान महिला की, कह सकते हैं, अवैध संतान थे। तो औपचारिक स्कूली शिक्षा तो उन्हें कम मिली? हाँ, कम मिली, लेकिन सीखने की लगन और प्रतिभा वो तो उनमें कूट कूट कर भरी थी। और यही प्रतिभा उन्हें फ्लोरेंस ले आए, करीब 14 साल की उम्र में। वहां वो आंद्रिया दिल वेरोकियो की कार्यशाला में प्रशिक्षु बने। वेरोकियो उस समय के बहुत सफल कलाकार थे, है ना? बिल्कुल, और वो सिर्फ आर्ट स्कूल नहीं था, वो एक तरह का बहुविषयक केंद्र था। अच्छा, क्या क्या सीखते थे वहाँ? वहाँ लियोनार्डो ने चित्रकला, मूर्तिकला तो सीखी ही, साथ में ड्राफ्टिंग, रसायन शास्त्र, धातु कर्म, मैकेनिक्स, यहाँ तक कि चमड़े का काम और बढ़ईगिरी भी। बाप रे, इतनी सारी चीजें! हाँ, और यही जो व्यापक प्रशिक्षण था ना, वही उनके भविष्य के बहुमुखी कामों की नींव बना। और वेरोकियो के साथ उन्होंने वो बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट पेंटिंग पर भी काम किया था। हाँ, किया था। और एक कहानी है, शायद थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, हाँ, कि लियोनार्डो ने जो देवदूत बनाया, उसे देखकर वेरोकियो इतने दंग रह गए कि उन्होंने फिर कभी पेंट ही नहीं उठाया। अरे वाह! लेकिन उस पेंटिंग में तेल रंगों का नया प्रयोग, खासकर वो लैंडस्केप में, वो लियोनार्डो के शुरुआती हुनर की झलक तो देता है। जरूर देता है। और 20 साल की उम्र तक वो फ्लोरेंस के गिल्ड ऑफ सेंट लूक कलाकारों के संग में मास्टर बन चुके थे। उनका सबसे पुराना दिनांकित काम कौन सा है? वो है 1473 का आर्नो घाटी का एक रेखाचित्र, और वो दिखाता है कि वो प्रकृति को कितनी बारीकी से देखते थे। फ्लोरेंस में उनका शुरुआती दौर, कुछ स्वतंत्र काम भी मिले उन्हें। हाँ, जैसे एडोरेशन ऑफ द मैजी जैसा महत्वपूर्ण कमीशन मिला, हालांकि वो अधूरा रह गया। अच्छा, अधूरा क्यों? क्यों? फ्लोरेंस में क्या कमी थी? शायद मौके। उन्हें मिलान के ड्यूक लोडोविको स्फोर्सा ने बुलाया था। और ड्यूक को सिर्फ एक चित्रकार नहीं चाहिए था। अच्छा, और क्या चाहिए था? उन्हें एक इंजीनियर, संगीतकार और दरबारी मनोरंजन का प्रबंधक भी चाहिए था। और लियोनार्डो इस भूमिका के लिए एकदम सही थे। समझ गई। तो यहीं से उनका पहला मिलानी दौर शुरू होता है, लगभग 1482 से 1499 तक। हाँ, और ये दौर उनके लिए बहुत उर्वर साबित हुआ। बहुत काम किया उन्होंने। इसी दौर में उन्होंने वर्जिन ऑफ द रॉक्स का पहला संस्करण बनाया, जो अब लूव्र म्यूजियम में है। हाँ, वही। उसमें कई बातें खास हैं। एक तो ये बाइबल की स्वीकृत कहानी नहीं, बल्कि एक अपॉक्रिफल क्षण दिखाती है। अपॉक्रिफल मतलब गैर मान्यता प्राप्त या कम प्रचलित कहानी। और दूसरी खास बात है, वो चट्टानों का रहस्यमयी परिदृश्य और किरदारों के चेहरे पर जो कोमल धुंधली सी छायाएं। हाँ, वो स्फुमाटो तकनीक। बिल्कुल, स्फुमैटो, धुएं की तरह किनारों को कोमलता से मिला देना। इससे चेहरे और भाव ज्यादा वास्तविक और कह सकते हैं रहस्यमयी लगते हैं। कमाल की तकनीक है। और मिलान में ही उन्होंने वो ड्यूक के पिता के लिए विशाल घुड़सवार मूर्ति बनाने का काम भी शुरू किया था, ग्रानकावालो। हाँ, वो उनकी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना थी। उन्होंने मिट्टी का एक विशाल मॉडल तैयार किया था, जो उस समय की किसी भी मूर्ति से कहीं बड़ा था। फिर क्या हुआ उसका? उसे कांसे में ढालने के लिए लगभग 70 टन धातु भी जमा की गई थी। लेकिन किस्मत देखिए, युद्ध छिड़ गया। ओह! और ड्यूक ने वो सारा कांसा तोपे बनाने में इस्तेमाल कर लिया। और बाद में जब फ्रांसीसी सैनिक आए तो उन्होंने मिट्टी के मॉडल को निशानेबाजी के अभ्यास में नष्ट कर दिया। अरे, लियोनार्डो का एक और सपना अधूरा रह गया। हाँ, कितना निराशाजनक रहा होगा उनके लिए।
लेकिन मिलान में ही उन्होंने अपना एक सबसे अमर काम पूरा किया। द लास्ट सपर। बिल्कुल, द लास्ट सपर। ये मिलान के सांटा मारिया डेले ग्राजी कॉन्वेंट के भोजन कक्ष की दीवार पर बना एक म्यूरल है। हाँ, वो क्षण जब ईसा मसीह कहते हैं कि तुम में से एक मुझे धोखा देगा। सही। और लियोनार्डो ने हर शिष्य के चेहरे पर उस घोषणा की प्रतिक्रिया, वो सदमा, अविश्वास, गुस्सा, डर, उसे बड़ी गहराई से दिखाया है। इसे बनाने का उनका तरीका भी अनोखा था। सुना है कभी दिन रात काम करते, कभी कई दिन तक छूते भी नहीं थे। हाँ, ऐसा ही लिखा है चश्मदीदों ने। वो घंटों तक पेंटिंग को बस घूरते रहते थे, शायद अपने दिमाग में किरदारों के भाव और पूरी संरचना को बिठा रहे होते थे। लेकिन यहाँ उन्होंने एक तकनीकी प्रयोग किया जो ठीक नहीं रहा है ना? हाँ, वो दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। पारंपरिक फ्रेस्को तकनीक में गीले प्लास्टर पर पेंट करते हैं ताकि रंग दीवार का हिस्सा बन जाए। लियोनार्डो ने सूखी दीवार पर सीधे टेम्परा और तेल रंगों का इस्तेमाल किया। और इसका नतीजा? इसे एक असफल प्रयोग क्यों कहते हैं? नतीजा ये हुआ कि पेंट दीवार की सतह पर सिर्फ चिपका, अंदर तक समाया नहीं, और समय के साथ नमी और तापमान के बदलावों से वो उखड़ने लगा। हो, मतलब ये जल्दी खराब होने लगे? हाँ, कुछ ही दशकों में। आज जो हम देखते हैं वो कई बार की मरम्मत, रेस्टोरेशन के बाद का रूप है। मूल पेंट का बहुत कम हिस्सा ही बचा है। और इस पेंटिंग ने बहुत कुछ झेला भी है। दीवार में दरवाजा काटा गया। हाँ, और नेपोलियन के सैनिकों ने उसे अस्तबल की तरह इस्तेमाल किया। फिर दूसरे विश्व युद्ध में बमबारी भी हुई पास में। फिर भी ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग्स में से एक है। इसकी संरचना में क्या खास बात है? इसका पर्सपेक्टिव, मतलब परिप्रेक्ष्य, कमाल का है। सारी रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हुई दिखती हैं, जो ईसा मसीह के सिर के ठीक पीछे है। अच्छा, इससे ध्यान सीधा वहीं जाता है। हाँ, और किरदारों को 3-3 के समूह में बांटना, ये भी संरचना को बहुत संतुलित और नाटकीय बनाता है। और इसमें कुछ प्रतीक भी हैं, जैसे वो जूडास के पास गिरा हुआ नमक। हाँ, गिरा हुआ नमक पारंपरिक रूप से दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। और मेज पर कौन सी मछली है, इस पर भी बहस होती है। एक और दिलचस्प बात है कि लियोनार्डो ने किसी के सिर पर वो प्रभामंडल यानी हेलो नहीं बनाया। सही कहा, ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है। कुछ मानते हैं कि ये दिखाता है कि लियोनार्डो प्रकृति और मनुष्य की वास्तविकता में ज्यादा विश्वास रखते थे, न कि पारंपरिक धार्मिक प्रतीकों में। मतलब उनके लिए ये पवित्र लोग भी पहले इंसान थे, अपनी भावनाओं के साथ। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये उनकी अवलोकन पर आधारित सोच को दिखाता है। तो मिलान का दौर खत्म हुआ जब स्फोर्जा का पतन हुआ। फिर लियोनार्डो कहाँ गए? वो फ्लोरेंस वापस लौटे, लगभग 1500 से 1508 तक। और यहाँ उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति सेजारे बोर्जिया के लिए सैन्य इंजीनियर के तौर पर काम किया। इंजीनियर के तौर पर? हाँ। उन्होंने इमोला शहर का एक बेहद सटीक नक्शा बनाया जो उस समय के हिसाब से एकदम क्रांतिकारी था। उन्होंने चियाना घाटी को नियंत्रित करने की योजनाएं भी बनाई। यहाँ देखिए कला और इंजीनियरिंग कैसे मिल रही है। कमाल है। और इसी दौर में उन्होंने मोनालिसा पर काम शुरू किया, दुनिया की शायद सबसे मशहूर पेंटिंग। हाँ, मोनालिसा या ला जोकोंडा माना जाता है कि इसे फ्लोरेंस के एक रेशम व्यापारी थे, फ्रांसिस्को डेल जोकोंडो, उन्होंने अपनी पत्नी लीसा घेराल्डिनी के लिए बनवाया था। ये पेंटिंग इतनी खास क्यों है? वो रहस्यमय मुस्कान तो है ही। हाँ, वो मुस्कान तो है ही, जो स्फुमाटो तकनीक का जादू है। लेकिन सिर्फ वही नहीं। और क्या है? पीछे का वो काल्पनिक परिदृश्य देखिए। लियोनार्डो ने एरियल पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल किया है। मतलब दूर की चीजें थोड़ी धुंधली और नीले रंग की दिखती हैं, जैसे असल में होता है। हाँ, ध्यान दिया है मैंने। इससे पेंटिंग में गहराई आती है और ये प्रकृति और मनुष्य के बीच एक अजीब सा सामंजस्य भी दिखाता है। और ये कैनवस पर नहीं बनी है। अच्छा, किस पर बनी है? पॉपुलर लकड़ी के पैनल पर। और इसकी प्रसिद्धि के पीछे वो 1911 की चोरी का भी बड़ा हाथ रहा है ना? निश्चित रूप से। जब ये लूवर से चोरी हुई और 2 साल बाद मिली तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। इसने इसे एक तरह का सांस्कृतिक आइकन बना दिया। हालांकि इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिशें भी हुई हैं। हाँ, हुई हैं। एसिड फेंका गया, पत्थर मारा गया, पर अब ये बुलेट प्रूफ कांच के पीछे सुरक्षित है। और हाँ, ये बिकाऊ नहीं है, ये फ्रांस की राष्ट्रीय धरोहर है। एक थ्योरी ये भी है कि ये लियोनार्डो का ही आत्मचित्र हो सकता है। ये अटकलें हैं, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, पर यह सच है कि लियोनार्डो ने इस पेंटिंग पर सालों तक काम किया, इसे अपने साथ फ्रांस भी ले गए और इसे कभी उस व्यापारी को सौंपा नहीं जिसने शायद इसे कमीशन किया था। तो शायद ये उनके लिए सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं था। शायद,
शायद ये मानवीय अभिव्यक्ति और अपनी तकनीक का एक निरंतर प्रयोग था उनके लिए। फ्लोरेंस के बाद वो फिर मिलान गए, फिर रोम और आखिर में फ्रांस पहुंचे। हाँ, जीवन के आखिरी सालों में वो रोम गए। पोप के लिए काम करने की उम्मीद थी, लेकिन वहां उन्हें माइकल एंजेलो और राफेल जैसे जो युवा कलाकार थे। हाँ, उस समय वो बहुत प्रसिद्ध हो रहे थे। बिल्कुल। तो उनकी तुलना में लियोनार्डो को कम महत्व मिला। फिर 1516 में फ्रांस के राजा फ्रांसवा प्रथम के निमंत्रण पर वो फ्रांस चले गए। राजा उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्हें क्लॉस लूस नाम का एक सुंदर सा घर दिया गया रहने के लिए। हाँ, वहीं उन्होंने अपने आखिरी साल बिताए अपने सबसे प्रिय शिष्य फ्रांसिस्को मेल्जी के साथ। फ्रांस में रहते हुए उनके दाहिने हाथ में लकवा मार गया था। हाँ, लगता है स्ट्रोक की वजह से। और 2 मई 1519 को क्लॉस लूस में ही उनका निधन हो गया। मेल्जी उनके मुख्य उत्तराधिकारी बने, जिन्हें उनकी सारी नोटबुक्स, पेंटिंग्स, सामान सब विरासत में मिला। राजा फ्रांसवा प्रथम ने उनकी मृत्यु के बाद कहा था कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान पैदा हुआ हो जो लियोनार्डो जितना जानता हो। सही कहा। और ये हमें उनके काम के दूसरे पहलू पर लाता है, मतलब चित्रकला से परे। उनका विज्ञान, उनके आविष्कार और उनकी वो अद्भुत नोटबुक्स, वो सही मायनों में रेनेसां मानव थे। बिल्कुल, कला उनके लिए दुनिया को समझने का एक तरीका था और विज्ञान उसका पूरक था। हाँ, उनकी नोटबुक्स, जिनमें से करीब 13,000 पृष्ठ आज भी मौजूद हैं, वो उनकी असीम जिज्ञासा का प्रमाण है। क्या कुछ नहीं है उनमें। शरीर रचना, उड़ान, वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, इंजीनियरिंग, यहाँ तक कि किराने की सूची भी। हाँ, बिल्कुल। और वो उल्टा लिखते थे मिरर स्क्रिप्ट में। ऐसा क्यों करते थे वो? सबसे संभावित कारण तो यही लगता है कि वो बाएं हाथ से लिखते थे, और इस तरह लिखने से स्याही फैलती नहीं थी, और बाएं से दाएं लिखने की तुलना में शायद ज्यादा स्वाभाविक था उनके लिए। अच्छा, तो गोपनीयता शायद मुख्य कारण नहीं था से थे? देखिए, उनकी सोच अवलोकन पर आधारित थी। वो चीजों को अविश्वसनीय बारीकी से देखते थे और उनका चित्रण करते थे। कमाल के चित्र बनाते थे। हाँ, उनके चित्र तो अद्भुत हैं। लेकिन गणित और लैटिन की औपचारिक शिक्षा की कमी थी, तो वो अपने अवलोकनों को किसी व्यापक सैद्धांतिक ढांचे में कम ही रख पाते थे। ये जैसे आज नियंत्रित प्रयोग होते हैं, वो वैसा नहीं करते थे। पर उनका अवलोकन ही अपने आप में क्रांतिकारी था। खासकर शरीर रचना विज्ञान में? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इंसानी शरीर को समझने के लिए कई शवों का विच्छेदन किया। ये उस जमाने में बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात। और उनके बनाए कंकाल, मांसपेशियों, नसों और यहाँ तक कि गर्भ में भ्रूण के चित्र आज भी सटीक और कलात्मक रूप से अद्भुत हैं। उन्होंने समझा कि हृदय एक मांसपेशी है, रक्त परिसंचरण कैसे काम करता है, हालांकि पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। उन्होंने एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों का भी वर्णन किया। अगर उनके ये अध्ययन उस समय छप जाते तो चिकित्सा विज्ञान का इतिहास शायद कुछ और होता। और उनके आविष्कार, वो उड़ने वाली मशीनें, टैंक जैसे डिजाइन। हाँ, उन्होंने कई भविष्यदर्शी डिजाइन बनाए। ऑर्निथॉप्टर, जो पक्षियों की तरह पंख फड़फड़ाकर उड़ने वाली मशीन थी। हेलिकल रोटर, जिसे हम हेलीकॉप्टर का पूर्वज कह सकते हैं। बख्तरबंद गाड़ी, विशाल क्रॉसबो, हाइड्रोलिक मशीनें, पानी के नीचे सांस लेने का उपकरण। और सौर ऊर्जा केंद्रित करने के तरीके भी सोचे थे उन्होंने। हाँ, वो भी। लेकिन क्या ये सब काम करते थे? क्या इन्हें बनाया जा सकता था उस समय? उस समय की तकनीक और सामग्री के साथ इनमें से ज्यादातर को बनाना असंभव था। लेकिन उनके रेखाचित्र दिखाते हैं कि वो सिद्धांतों को समझते थे। उन्होंने घर्षण के नियमों का अध्ययन किया, जो बाद में फिर से खोजे गए। वो सिर्फ कल्पना नहीं कर रहे थे, बल्कि इंजीनियरिंग सिद्धांतों को लागू करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने भूविज्ञान और खगोल विज्ञान में भी दिलचस्पी दिखाई थी। हाँ, दिखाई थी। उन्होंने पहाड़ों पर समुद्री जीवाश्म पाए और सही निष्कर्ष निकाला कि ये किसी बाइबल में लिखी बाढ़ से नहीं आए, बल्कि पृथ्वी की सतह में हुए बदलावों का नतीजा है। उन्होंने ये भी कहा कि पृथ्वी बाइबल में बताई गई उम्र से कहीं ज्यादा पुरानी है। सही। और उन्होंने ये भी सही समझा कि आकाश नीला क्यों दिखता है, हवा के कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश के बिखरने के कारण। ये सब उनकी गहरी अवलोकन शक्ति का ही प्रमाण है। उनके निजी जीवन के बारे में हम क्या जानते हैं? नोटबुक्स में तो ज्यादा कुछ नहीं मिलता। वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी गोपनीय थे। वज़ारी उन्हें सुंदर, शालीन और उदार बताते हैं। और ये भी कहा जाता है कि मैं जानवरों से बहुत प्रेम था, शायद शाकाहारी भी थे। हाँ, एक किस्सा है कि वो बाजार से पिंजरे में बंद पक्षियों को खरीदकर उन्हें आज़ाद कर देते थे। उनके करीबी दोस्तों में गणितज्ञ लूका पैसियोली थे। उनके शिष्यों के साथ कैसे संबंध थे, खासकर सलाई और फ्रांसिस्को मेल्जी? सलाई एक शरारती लड़का था
जो सालों तक उनके साथ रहा। लियोनार्डो ने उसकी शरारतों का जिक्र भी किया है अपनी नोटबुक्स में। और मेल्जी उनके सबसे वफादार और प्रिय शिष्य थे, जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत को संभाला। लियोनार्डो की कामुकता पर भी अटकलें लगाई जाती हैं। हाँ, लगाई जाती हैं, खासकर 1476 में उन पर लगे सोडोमी के आरोप के कारण, जिससे वो बरी हो गए थे, और उनकी कला में दिखने वाले कुछ उभयलिंगी किरदारों की वजह से भी। लेकिन निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल है। तो अंत में लियोनार्डो दा विंची की स्थायी विरासत क्या है, हम उन्हें कैसे याद रखें? उनकी विरासत सार्वभौमिक प्रतिभा की अवधारणा है। वो इस विचार के प्रतीक हैं कि कला और विज्ञान अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दुनिया को समझने के दो तरीके हैं। उन्होंने उच्च पुनर्जागरण काल की नींव रखी और राफेल और माइकलएंजेलो जैसे कलाकारों को बहुत प्रभावित किया। उनका वो अवलोकन आधारित दृष्टिकोण, उनकी अंतविषयी सोच, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हाँ, उनका आकर्षण आज भी कायम है। किताबों से लेकर फिल्मों तक दा विंची कोड जैसी काल्पनिक रचनाएं भी उन्हीं से प्रेरित हैं, हालांकि वो कल्पना ही है। बिल्कुल। उनके कुछ विचार आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे सादगी परम परिष्कार है, या सबसे उत्कृष्ट आनंद समझने का आनंद है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं होती और ज्ञान की तलाश ही शायद सबसे बड़ा रोमांच है। तो लियोनार्डो दा विंची सिर्फ मोनालिसा या द लास्ट सपर के निर्माता नहीं थे, वो एक ऐसे जिज्ञासु मन थे जिन्होंने कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, मतलब हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, लियोनार्डो ने प्रकृति का इतना गहरा अवलोकन किया, शरीर रचना से लेकर भूविज्ञान तक हर चीज पर इतने विस्तृत नोट्स लिखे और स्थापित मान्यताओं पर सवाल भी उठाए। अगर उनके ये सभी काम समय पर प्रकाशित हो पाते या वो और लंबा जीते, तो वास्तविकता, ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली या शायद जीवन के उद्भव के बारे में वो और किन क्रांतिकारी निष्कर्षों तक पहुंच सकते थे। ये सोचना ही रोमांचक है कि उनकी पूरी क्षमता अगर उजागर होती तो दुनिया आज शायद कैसी होती।